अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पड़ी रेड, 140 करोड़ अटैच, 14 मौलानाओं पर शिकंजा। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबसे चर्चित नाम, जो एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां ईडी ने शिकंजा कसा, वहीं 493 करोड़ 24 लाख रुपए की अवैध कमाई का पता चला, जिससे आतंकियों को आतंक का पाठ पढ़ाया जाता था। इतना ही नहीं, 140 करोड़ संपत्ति भी ईडी ने जब्त की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा था और डॉक्टरों की नियुक्ति में धोखाधड़ी हो रही थी, 200 पन्नों में उसकी पूरी रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिस खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी ने 3 ऐसे डॉक्टरों को नौकरी दी थी, जिनमें से 2 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गिरफ्तार किया था और तीसरा नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम ब्लास्ट का आत्मघाती हमलावर था। इन डॉक्टरों समेत अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति बिना पुलिस वेरिफिकेशन या किसी जांच की गई थी। ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में लगभग 260 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट को आरोपी बनाया गया है। इन दोनों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज है। ईडी ने यूनिवर्सिटी की धौज इलाके में स्थित जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क यानी अटैच कर दिया है, जिसकी कीमत करीब 140 करोड़ रुपए है। सिद्दीकी का यूनिवर्सिटी पर था पूरा नियंत्रण। जांच के दौरान ईडी को सिद्दीकी की सक्रिय भूमिका का पता चला। प्रवक्ता ने कहा है कि जांच में बात सामने आई है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसमें अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर भी शामिल है, और संबंधित संस्थाओं पर सिद्दीकी का पूरा नियंत्रण था। उन्हें अवैध कमाई का मुख्य लाभार्थी पाया गया। ईडी के मुताबिक प्रबंध ट्रस्टी और चांसलर के तौर पर सिद्दीकी का पूरा प्रशासनिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कंट्रोल था। वही अन्य पदाधिकारी केवल नाम मात्र या प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे थे। मुख्य आरोप क्या है? ईडी का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों से फीस लेकर अवैध कमाई की और संस्थान की मान्यता को झूठा दिखाया। जांच में कुल 493 करोड़ 24 लाख की अवैध कमाई का पता चला, जो छात्रों की ट्यूशन और परीक्षा फीस से आई। ये पैसे छात्रों को धोखा देकर इकट्ठा किए गए। डॉक्टरों की नियुक्ति में धोखाधड़ी। यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को सिर्फ कागजों पर दिखाया जाता था। इसका खुलासा हुआ। उन्हें 22 दिन पंच या सप्ताह में 2 दिन जैसी शर्तों पर रखा गया, ताकि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी से मंजूरी मिल सके और अस्पताल चलता रहे। असल में ये डॉक्टर नियमित रूप से कॉलेज नहीं आते थे, ना क्लास लेते थे, ना मरीजों को देखा करते थे। इन डॉक्टरों को अन्य असली डॉक्टरों से काफी कम सैलरी दी जाती थी। एनएमसी की जून 2025 की जांच से पहले अस्पताल में कोई मरीज या स्टाफ नहीं था, लेकिन फेक मरीज भर्ती किए गए और चैट्स रिकॉर्ड्स ये बात साबित करते हैं। तीनों डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, जनरल मेडिकल विभाग में जूनियर रेजिडेंट, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था। डॉक्टर शाहीन सईद, फार्माकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईए ने इसे गिरफ्तार किया। डॉक्टर उमर नबी, जनरल मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर। 10 नवंबर 2025 को लाल किला के पास विस्फोटक से भरी कार में आत्मघाती हमला किया, जिसमें 15 लोग मारे गए और कई घायल हुए। उमर खुद भी मारा गया। इन तीनों की नियुक्ति वाइस चांसलर और प्रिंसिपल के समय हुई, लेकिन एचआर हेड की सिफारिश और सिद्दीकी की मंजूरी पर। वीसी ने ईडी को बताया कि इनकी कोई पुलिस जांच ही नहीं हुई। सिद्दीकी ने ईडी के सामने कहा कि उनका किसी आतंकी या प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध नहीं था। ईडी की जांच जारी है और आगे और चार्जशीट दाखिल होगी, क्योंकि मार्च 2025 तक की फाइनेंशियल जांच हुई है। ये मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आतंकवाद से जुड़े गंभीर सवाल उठा रहा है। अदालत अभी चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। हरियाणा सरकार भी यूनिवर्सिटी पर कस सकती है शिकंजा। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हरियाणा सरकार भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। 22 दिसंबर को विधानसभा में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ था। बिल में सरकार ने कई बदलाव किए हैं। इस बिल में कहा गया कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी
देश की अखंडता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में चूक होती है तो सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रशासन को भंग करके अपने प्रशासन की नियुक्ति करेगी और उसका कामकाज पूरी तरीके से अपने हाथों में लेगी। पिछले बिल में इस तरह का हालांकि कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए सुरक्षा को लेकर ये नए प्रावधान किए गए, जो दिखाता है कि कैसे अब शिकंजा इस यूनिवर्सिटी पर बड़ी तेजी से कसा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा 18 से 19 अक्टूबर 2025 के दरमियान की रात हुआ, जब प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर शहर के बाहर दीवारों पर दिखाई दिए। इन पोस्टरों में घाटी में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमलों की चेतावनी दी गई थी। इससे गंभीर मामला मानते हुए श्रीनगर के एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने जांच के लिए कई टीमें बनाई। गिरफ्तार आरोपियों के बयानों को जोड़ने के बाद जांच श्रीनगर पुलिस को हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी तक ले गई, जहां 2 डॉक्टरों, कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल और लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया था, जिसमें 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल था। आतंकी लिंक के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सख्ती। इतना ही नहीं, दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब किसी भी स्टूडेंट और स्टाफ को यहां ज्वाइन करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसको लेकर पुलिस की तरफ से 3 टीमों का गठन किया गया है, जो यहां भर्ती होने वाले स्टाफ और एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स पर नजर रख रही है। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर उमर नबी ने 10 नवंबर को सुसाइड बॉम्बर बनकर दिल्ली के लाल किले के बाहर ब्लास्ट को अंजाम दिया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। और जैसा कि हमने आपको बताया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था। एडमिशन को लेकर क्या बदलाव हुए, वहीं रजिस्ट्रेशन करने वालों की जानकारी रख रही पुलिस, यानी यूनिवर्सिटी में बीएससी सहित अलग अलग डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। स्टूडेंट को पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके बाद उसको कॉल करके बुलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, उसके बारे में यूनिवर्सिटी के साथ साथ पुलिस भी अपने पास उसकी पूरी जानकारी रख रही है। पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद ने बताया कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस और स्टाफ ज्वाइनिंग को लेकर इस बार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस की 3 टीम इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स के बारे में पूरी जानकारी लेकर उससे संबंधित थाने में भी उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। दूसरे राज्यों से पुलिस लेगी मदद। डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद ने बताया कि यूनिवर्सिटी की दाखिला प्रक्रिया और स्टाफ नियुक्ति लेकर इस बार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस की 3 टीमें इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। दाखिले लेने से पहले स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी लेकर उससे संबंधित थाने में दी जाएगी। स्टाफ भर्ती करेगी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहां से आतंक के नेटवर्क में शामिल डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने लगातार स्टाफ से पूछताछ की है, जिससे परेशान होकर मेडिकल और दूसरे विभागों का कुछ स्टाफ छोड़कर जा चुका है। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती की जाने की योजना है। यहां पर भी जो स्टाफ की भर्ती होगी उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। एडमिशन के लिए लगाना पड़ रहा जोर। सूत्रों ने भी बताया कि आतंकी मॉड्यूल में नाम आने के बाद यूनिवर्सिटी की बदनामी हुई। ऐसे में नए एडमिशन लाने के लिए प्रबंधन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। एडमिशन के लिए स्टाफ में शामिल सहायक प्रोफेसर और गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई गई है। उनको बोला गया है कि वे लोगों में जाकर यूनिवर्सिटी की छवि सुधारने की कोशिश करें। नए स्टूडेंट नहीं दिखा रहे रुचि। वहीं एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र शोभित ने बताया कि पहले जिस तरह से स्टूडेंट यहां पर आवेदन करने में रुचि दिखाते थे, इस बार नहीं दिखा रहे क्योंकि ये आतंक से जुड़ गए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी इस यूनिवर्सिटी के नाम को अपने साथ जोड़ने में डरते हैं। उनका कहना है कि जब वो यहां से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कोटे को लेकर सुनवाई। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग में यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कोटे को लेकर 28 जनवरी को सुनवाई होनी है।
इससे पहले दिल्ली मुख्यालय में 4 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। यह सुनवाई आयोग द्वारा 24 नवंबर को यूनिवर्सिटी को जारी किए उस नोटिस को लेकर हुई थी, जिसमें पूछा गया था कि जब उसके डॉक्टरों की दिल्ली में 10 नवंबर को हुए विस्फोट में भूमिका को लेकर जांच चल रही है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे, तो ऐसे में उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों ना रद्द कर दिया जाए। 4 दिसंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कोटा को लेकर हुई सुनवाई में यूनिवर्सिटी की तरफ से वकील मोहम्मद आरिफ मौजूद हुए थे। इसमें हरियाणा विभाग के प्रमुख सचिव नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर आयोग ने अगली सुनवाई की डेट तक का या इससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी पर पूरी निगरानी की जा रही है, हर पहलू से जांच की जा रही है और आतंकियों के मददगारों की कमर भी एजेंसियां तोड़ रही हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।